सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लाइफ ऑफ डेविड गेल के बारे में। ये कहानी है एक ऐसी सच्चाई की जिसने पूरे के पूरे शहर को हिला करके रख दिया और सरकार के कई नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक सड़क का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक गाड़ी को देखते हैं और ये गाड़ी अचानक रुक जाती है। उसके बाद उस गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम है बित्सी ब्लूम और ब्लूम एक जर्नलिस्ट है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही तेजी से भागने लगती है और उसे देख करके ऐसा लगता है कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए वो ऐसी ही भागती जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद उसे एक गाड़ी नजर आती है तो वो गाड़ी के सामने पहुंचती है और उसे रुकवाने की कोशिश करती है ताकि वो लिफ्ट ले सके, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं रुकता। तब ब्लूम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम एक न्यूज मैगजीन के दफ्तर को देखते हैं और यहीं पर बारबरा नाम की एक लड़की होती है जो टीवी देख रही होती है और टीवी पे अभी हर जगह ये खबर फैली है कि डेविड गेल ने अपनी दोस्त का बलात्कार करके उसे मार दिया है जिसका नाम है कॉन्स्टेंस हार्वे। और पूरी दुनिया इस चीज को देख करके दंग हो गई है क्योंकि गेल और हार्वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये दोनों को दोनों एक्टिविस्ट थे जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हमेशा ही आवाज उठाते थे। लेकिन आज गेल पे बलात्कार और मर्डर का चार्ज लगा है, इसीलिए उसे सजाए मौत दी जाएगी। और गेल और हार्वे हमेशा इसी के खिलाफ लड़ते थे कि किसी को भी सजाए मौत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन बेगुनाह है। तभी ब्लूम पहुंचती है अपने दफ्तर में और बारबरा उसे बताती है कि गेल का लॉयर ने हमसे बात की है और वो चाहता है कि तुम गेल का इंटरव्यू लो और गेल तुम्हें पूरी की पूरी कहानी बताएगा। तब इस बात को सुनने के बाद ब्लूम परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर उन लोगों ने मुझे ही क्यों चुना है। तब बारबरा कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं, इसीलिए ब्लूम पहुंचती है अपने बॉस के पास। तब उसका बॉस कहता है कि ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन थोड़े ही दिनों में गेल को मौत की सजा होने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम उससे 3 बार मिल पाओगी और 3 बार में तुम्हें पूरी की पूरी कहानी जाननी है। लेकिन इस केस में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम तुम्हारे साथ एक इंटर्न को भेज रहे हैं। तब इस बात को सुनने के बाद ब्लूम परेशान हो जाती है और कहती है कि आपको पता है कि मैं अकेला काम करती हूँ। तब उसका बॉस कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगर तुम्हें इस केस पे काम करना है तब तुम्हें इंटर्न को अपने साथ रखना पड़ेगा। इसीलिए अब ब्लूम के साथ उसका इंटर्न जाता है जिसका नाम है जैक। तब ब्लूम उसे बताती है कि वो गेल के पूरे केस को देख रही है और उसे लगता है कि अब गेल को सजाए मौत होने वाली है क्योंकि सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और उसे कोई भी नहीं बचा सकता। जिस तरीके से हार्वे की मौत हुई है वहाँ पे हर जगह गेल के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उसके साथ साथ हार्वे के शरीर के अंदर उसके सीमेंस भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि उसने हार्वे का बलात्कार भी किया था। तभी ब्लूम देखती है कि उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, इसीलिए वो गाड़ी रोक देती है और जैक कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, इसीलिए जैक वॉशरूम चला जाता है। तभी ब्लूम के सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है जिसने काउबॉय हैट पहन रखा है और अब वो ब्लूम को ही घूर रहा होता है, इसीलिए ब्लूम डर जाती है। लेकिन जैसे ही जैक बाहर आता है वो आदमी यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ये दोनों सुबह होते होते पहुंचते हैं जेल और ये वही जेल है जहाँ पे गेल को रखा गया है। तब वो लोग इस जेल के इंचार्ज से मिलते हैं और वो इनको नियम कानून बताने लगता है और उसे भेजता है अंदर। तब ब्लूम की मुलाकात होती है यहाँ पे गेल के लॉयर से जिसका नाम है ब्रेक्सटन और हमें पता लगता है कि ब्रेक्सटन ने ही ब्लूम को चुना था। लेकिन अब ब्रेक्सटन यहाँ से चला जाता है और ब्लूम की मुलाकात होती है गेल से। तब ब्लूम सबसे पहला सवाल पूछती है कि आपने मुझे ही क्यों चुना। तब गेल कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे याद रखे उन कामों के लिए जो मैंने किया है, ना कि जिसका मेरे पे आरोप लगाया गया है और जिसके लिए मुझे 4 दिन के बाद सजाए मौत दी जाने वाली है। और मुझे भरोसा है कि तुम मेरी सच्ची कहानी दुनिया के सामने लाओगी और सबको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। और इतना कहने के बाद अब गेल अपनी कहानी बताने लगता है कि वो यहाँ के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी का प्रोफेसर था, लेकिन एक दिन जब वो क्लास ले रहा था तभी उसके पास उसकी एक स्टूडेंट आई जिसका नाम है बर्लिन और बर्लिन को पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं थी, इसलिए वो गई गेल के पास और उसने उससे कहा कि अगर वो उसे पास करवा दे तब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तब इन बातों को सुनने के बाद गेल बर्लिन के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम कुछ भी करने को तैयार हो? अगर तुम कुछ भी करने को तैयार हो तब तुम पढ़ाई करो। और इतना कहने के बाद गेल वहाँ से चला गया, लेकिन बर्लिन की नजर अभी भी गेल पे है। फिर यहाँ से निकलने के बाद गेल जाता है एक पार्टी में और इस पार्टी में इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सारे लोग बहुत ही ज्यादा शराब पी लेते हैं और हर जगह लोग नाच गा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम बर्लिन को भी देखते हैं, वो भी नशे में होती है और उसके साथ साथ गेल भी नशे में होता है। तब ये सारे लोग अपनी अपनी कहानियां बताने लगते हैं, लेकिन इसी बीच गेल कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है, इसीलिए वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन बर्लिन भी उसके पीछे पीछे आती है और जैसे ही गेल बाथरूम के अंदर जाता है बर्लिन आकर के दरवाजा बंद कर लेती है। तब गेल उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि ये कभी भी मेरे एग्जाम्स के बारे में नहीं था और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम मुझे पास करवाओ, मैं बस इतना चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ, इसीलिए अब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे गेल भी बहक जाता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तब बर्लिन उसे कहती है कि मुझे बहुत ही रफ चीजें पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे काटो। फिर ये दोनों ऐसे ही इंटीमेट होते रहते हैं, लेकिन अब ये चीज गेल के दिमाग में घूमने लगती है। इसीलिए अगले दिन जब वो अपने दोस्त हार्वे से मिलता है तब वो बताती है कि उन्हें फिर से प्रोटेस्ट पे जाना है और उसे एक न्यूज डिबेट पर भी जाना है जहाँ पे वो
कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात करेगा, यानी सजाए मौत के बारे में कि ये कितना गलत है। लेकिन गेल यहाँ पे खोया रहता है। तब हार्वे उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों खोए हुए हो। तब गेल उसे बता देता है कि वो एक लड़की के साथ लास्ट नाइट इंटीमेट हुआ था जब वो नशे में धुत था तब। और वो यहाँ पे हार्वे को बर्लिन का नाम भी बता देता है। तब ये लोग जाते हैं न्यूज डिबेट पे और यहाँ पे गेल के सामने होता है गवर्नर ऑफ टेक्सास। फिर इनकी डिबेट की शुरुआत हो जाती है और गेल यहाँ पे एक के बाद एक तर्क देता है कि सजाए मौत देना कितनी गलत चीज है और कितने सारे बेगुनाह लोगों को मारा गया है। और वो एक के बाद एक ऐसे ही तर्क देते जाता है। तब गवर्नर उससे पूछते हैं कि तुम मुझे एक बेगुनाह आदमी का नाम बताओ जिसे सजाए मौत दिया गया हो और बाद में ये चीज प्रूफ हो गई हो कि वो बेगुनाह था। तब इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पे गेल चुप हो जाता है और वो और हार्वे बाहर जाने लगते हैं। तभी पुलिस वाले उनके पास आते हैं और वो गेल को कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि बर्लिन ने आप पे बलात्कार का आरोप लगाया है। लेकिन अब यहाँ से कहानी फिर से वर्तमान समय में चली आती है और आज की मीटिंग का दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जाते जाते गेल ब्लूम से कहता है कि ये सब कुछ बर्लिन का सेटअप था, उसने जानबूझ के मुझे फंसाया था। और अब ब्लूम यहाँ से निकल जाती है। फिर वो जैक से बातें करती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बर्लिन शहर से गायब हो गई थी, इसीलिए पुलिस वालों को पुख्ता सबूत नहीं मिला और उसके बाद उन लोगों ने गेल को छोड़ दिया था। लेकिन इस केस के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए अब ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हार्वे की मृत्यु हुई थी और घर के अंदर जाने के बाद वो सारी चीजों को देखने लगते हैं। तब यहाँ पे जैक और ब्लूम को शक होने लगता है गेल पे कि उसने ही हार्वे को मारा है। इसीलिए अगले दिन ब्लूम फिर से पहुंचती है गेल के पास और वो उससे और सवाल जवाब करने लगती है। तब गेल कहता है कि हार्वे के मर्डर केस में किसी ने मुझे जानबूझ के फंसाया है क्योंकि उनका कहना है कि पहले हार्वे का बलात्कार हुआ था और फिर हार्वे का किसी ने गला घोट के मार दिया और उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी जिस हथकड़ी की चाबी को उसने पहले ही निगल लिया था और ऐसा मैंने अपनी एक किताब में लिखा था। इसीलिए सबका शक मेरे ऊपर जा रहा है। लेकिन सबको इस बात को सुनना चाहिए कि मैं एक एक्टिविस्ट था जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन आज खुद मुझे वही पनिशमेंट मिलने वाली है। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्लूम कहती है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें क्या लगता है कि ब्लूम को किसने मारा है। तब गेल कहता है कि तुम्हें इस बात का पता लगाना है और तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो जो दुनिया के सामने इस सच्चाई को लाएगी कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं मरने से नहीं डरता, मेरी क्या सजा होगी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को सच्चाई का पता लगे। मेरा एक बेटा है और मैं चाहता हूँ कि उसे भी इस बात का पता लगे कि उसके पिता कोई भी मुजरिम नहीं थे। और अब यहाँ से कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में। बर्लिन के आरोप के बाद गेल की पत्नी उसे छोड़ करके चली गई और वो उसके बेटे को भी ले गई और फिर उसने तलाक की मांग की। फिर गेल को उसके यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया और जितने भी एक्टिविस्ट लोगों के साथ वो काम करता था वो संस्था भी नहीं चाहती कि अब गेल उनके साथ रहे। इसीलिए गेल ने बहुत सारे अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन वहां से भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसीलिए अब गेल धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा और वो शराबी बन गया। वो दिन भर शराब का नशे में धुत रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। इसीलिए उसने फिर से नौकरी ढूंढना शुरू किया। तब उसे एक संस्था में काम मिला। तब उसने सबसे पहले ये गुड न्यूज बताई हार्वे को और हार्वे उसके लिए बहुत खुश थी। इसीलिए दोनों एक साथ काम करने लगे और ये एक ही ऑफिस में काम करते थे। तब एक दिन गेल को फिर से पता लगा कि इसे लोग हटा रहे हैं क्योंकि सबको धीरे धीरे पता लग रहा है कि गेल ने क्या किया था। इसीलिए गेल एक बार फिर से गुस्सा होकर के यहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो फिर से वापस आता है हार्वे के पास और उसके घर में अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स बताने लगता है कि वो इतना परेशान क्यों है। तभी इन्हीं बातों के बीच वो देखता है कि हार्वे गिर करके बेहोश हो गई है। इसीलिए वो उसे लेकर के पहुंचता है हॉस्पिटल। तब उसे पता लगता है कि हार्वे को ल्यूकेमिया बीमारी है और अगले 3 महीने में उसकी मौत होने वाली है। इसीलिए इस बात को सुनने के बाद गेल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि हार्वे के अलावा उसकी जिंदगी में अभी कोई भी नहीं है और वो समझ नहीं पाता है कि हार्वे ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। इसीलिए अब गेल इन बातों को याद करके भी रोने लगता है और इसी के साथ इनका दूसरा इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है और ब्लूम वापस जाने लगती है अपने मोटेल। लेकिन जब वो अपने मोटेल के दरवाजे पे पहुंचती है तब वो देखती है कि उसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। इसीलिए वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उसे एक टेप मिलता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है। तब इन चीजों को देखने के बाद ब्लूम चौंक जाती है, लेकिन वो टेप को तुरंत लगाती है टीवी में ताकि देखे कि उसके अंदर क्या है। फिर जैसे ही वीडियो प्ले होता है इसमें वो हार्वे को मरता हुआ देखते हैं और इस चीज को देखने के बाद अब ब्लूम और भी ज्यादा टूटने लगती है क्योंकि ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। फिर वो केस को और भी गहराई से देखने लगती है, लेकिन इस बीच ये लोग बार बार नोटिस करते हैं कि वो काउबॉय इनका पीछा कर रहा है और वो हर जगह इनके साथ होता है। इसीलिए ब्लूम परेशान होने लगती है और वो अपने अगले मीटिंग में ये बात बताती है गेल को। तब गेल कहता है कि उसका नाम डस्टी राइट है और वो भी एक एक्टिविस्ट है और हमारे साथ काम करता था। और वो फिर से बताने लगता है कि हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसने और हार्वे दोनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और वो जगह जगह मोर्चा निकालते थे सरकार के खिलाफ और हम धीरे धीरे करीब आने लगे थे। फिर एक रात मुझसे हार्वे ने कहा कि उसे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं किया और अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और वो ये भी कहती है कि उसे और लोगों के साथ इंटीमेट होना चाहिए था। तब इन बातों को सुनने के बाद गेल हंसता है और कहता है कि तुम्हारा संबंध कितने मर्दों के साथ रहा है। तब हार्वे हंस के कहती है कि 4। तब इन बातों को सुनने के बाद गेल कहता है कि क्या तुम उसे 5 बनाना चाहोगी। तब इस बात को सुनकर हार्वे हंसने लगती है। फिर गेल कहता है कि मैं सीरियस हूँ और अब यहाँ पे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और कहानी फिर से आ जाती है वर्तमान समय में। और गेल कहता है कि उसे
रात हम इंटीमेट हुए थे, इसीलिए मेरा सीमेन हार्वे के अंदर था और उसकी अगली सुबह उसकी मौत हो गई। और इतना कहने के बाद वो ब्लूम को कहता है कि कल मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे मेरे बेटे की यादों में कैसे जिंदा रखोगी और मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इतना कहने के बाद अब गिल यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब ब्लूम सोच में पड़ जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि वो 24 घंटे के अंदर क्या करे। इसीलिए ब्लूम वापस आने के बाद अपने काम पे लग जाती है और वो सारे के सारे सबूतों को देखने लगती है और वो सबके बारे में सोचती है। फिर उसे एक ख्याल आता है और वो पहुंचती है उस जगह पे जहाँ पे हार्वे की मौत हुई थी और तब वो बड़े ही ध्यान से हार्वे की वीडियो को देखती है और यहाँ पर उसे हार्वे पे शक होने लगता है। फिर वो अपने आप को हार्वे की तरह बांध लेती है कि अगर उसकी सांसें ना चल रही हो और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हो तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। और थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हो जाता है कि हार्वे ने खुद अपने आप को मारा था, ना कि उसे गेल ने मारा था और ये खुदकुशी थी और सबने जानबूझ के गेल को फंसाया है। लेकिन ब्लूम को ये बात भी पता है कि हार्वे के साथ कोई और भी था और उन लोगों ने जानबूझ के इन चीजों को रिकॉर्ड किया है और मेरे तक पहुंचाया है। इसीलिए अब हमें उस इंसान को ढूंढना है जो हार्वे के साथ था। और इन्हें पता है कि हार्वे ने ये सब कुछ क्यों किया है, कि कोई इस बात को प्रूव करना चाहती है कि एक बेगुनाह आदमी को भी सजाए मौत दी जा सकती है। तब यहाँ पे ब्लूम को ख्याल आता है डस्टी राइट का, यानी वो काउबॉय। इसीलिए लोग जाते हैं उसके घर पे और घर पे जाने के बाद ब्लूम हर जगह देखने लगती है। तब उसे ओरिजिनल टेप मिलता है, जिस टेप को देखने के बाद यहाँ पे ब्लूम को पता लगता है कि हार्वे ने जानबूझ के अपने आप को मारा था और ये खुदकुशी थी और डस्टी राइट भी उसके साथ था। उसी ने इस वीडियो को बनाया था और वो दोनों मिले हुए थे। तब तक सुबह हो जाती है और गेल को मारने से पहले उसे उसका आखिरी खाना दिया जाता है और ब्लूम भी इस बात को जानती है, इसीलिए वो भागने लगती है जेल की तरफ ताकि वो जल्दी इन सबूतों को लेकर के पहुंचे सरकार के पास और वो गेल के मौत को रुकवाए। लेकिन जब वो आधे रास्ते में जाती है तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर ब्लूम अपनी गाड़ी से निकल करके दौड़ने लगती है और ये वही दृश्य होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और अब ब्लूम ऐसे ही भागते रहती है और वो जेल पहुंचती है टेप को लेकर के। तब उसे पता लगता है कि गेल को मार दिया गया है, इसीलिए अब ब्लूम टूट जाती है और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन अब ब्लूम उस टेप को दे देती है अपनी एजेंसी को और हर जगह वो टेप चलने लगता है और सबको ये बात पता लग जाती है कि गेल एकदम बेगुनाह था और सरकार ने गलती की है, सरकार ने एक बेगुनाह आदमी को मारा है। इसीलिए एक बार फिर से सारे के सारे एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं। तभी ब्लूम के पास एक कुरियर आता है और उस कुरियर में ब्लूम को एक टेप मिलता है जिसपे लिखा होता है कि ये तुम्हारी आजादी के लिए है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर जब ब्लूम इस टेप को प्ले करती है तब वो देखती है कि जब हार्वे की मौत हुई थी तब गेल भी वहाँ पे था और ये सब कुछ उनकी प्लानिंग थी कि वो सरकार को दिखा सके कि सरकार क्या गलत कर रही है और उन्हें बेगुनाह लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हार्वे और गेल दोनों ने अपनी जान दे दी। और इन चीजों को देखने के बाद अब ब्लूम टूटने लगती है कि दो बेगुनाह लोगों की मौत हुई है एक बात को प्रूव करने के लिए। लेकिन अब हमें पता लगता है कि गेल के वकील ने इनके मैगजीन से $5 लाख मांगे थे, जो पैसे अब मिलते हैं डस्टी राइट को। और डस्टी राइट उन पैसों को भेजता है स्पेन गेल के पत्नी और बेटे के पास। और गेल की पत्नी जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है उसे $5 लाख मिलते हैं और उसके साथ साथ उसे बर्लिन की चिट्ठी भी मिलती है जिसमें बर्लिन ने लिखा है कि गेल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और उसने गेल पे गलत आरोप लगाया था कि उसने उसका बलात्कार किया है। इसलिए वो गेल से और उसके परिवार से माफी मांगना चाहती है। तब इन चीजों को देखने के बाद गेल की पत्नी रोने लगती है कि उसने गेल के साथ कितना गलत किया है। उसने अपने आप को गेल से दूर किया और उसके साथ साथ उसके बेटे को भी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।